सो गाइस, कंस्ट्रक्शन डिटेल में जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज बकुल्स रिले। बकुल्स रिले क्या करता है? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बकुल्स रिले ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप के फॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? इंटरनल फॉल्ट। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मेन टैंक के ऊपर बकुल्स रिले लगाया अगर हम लोगों ने तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट को करेगा। बट गाइस, ऑप्शन में अदर देन गेट एग्जामिनेशन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ बकुल्स रिले टू प्रिवेंट द इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है गाइस, अब देखते हैं बकुल्स रिले का एक बड़ा सा डायग्राम मैं समझाता हूं वन बाय वन क्या है असल में। टैंक, मैंने एक छोटा सा टैंक बनाया था, याद है आपको? जब कंस्ट्रक्शन बनाया था तब कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था तब मैंने एक छोटा सा टैंक बना के इस तरीके से बोल दिया था कि दैट इज बकुल्स रिले। उसका एक बड़ा वर्जन बनाया है मैंने। ठीक है, अब देखिए कि ये बकुल्स रिले दो टाइप के फॉल्ट को प्रिवेंट करता है। इसकी वैसे तो इंटरनल फॉल्ट होता है, इसके भी दो पर्पस है, एक इंसेपिएंट फॉल्ट और दूसरा सीवियर फॉल्ट। पहला कौन सा? इंसेपिएंट, दूसरा क्या है? सीवियर। इंसेपिएंट का मतलब लो इंटेंसिटी फॉल्ट होता है। इसका मतलब कि अदर कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी सपोज करो 5 kV है, बट उससे उसके रेटेड से भी ज्यादा लोड अगर लगा दिया हम लोगों ने तो वहां पर भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर अपनी ओवर रेटेड कैपेसिटी से चलता है। ओवर रेटेड कैपेसिटी से चलने के कारण भी कई बार उसके अंदर क्या होगा? हैवी करंट ड्रॉ होगा। उसके कारण क्या होगा? ऑयल का एक्सपांशन होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दोनों वाइंडिंग्स में क्या है? बर्नआउट हो रहा है। सॉरी, बर्नआउट ने टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? ऑयल थोड़ा एक्सपांड करेगा। तो इस वजह से भी इंसेपिएंट फॉल्ट में, इंसेपिएंट फॉल्ट एक लो लेवल फॉल्ट होंगे और दूसरा कौन सा होगा? सीवियर फॉल्ट। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। ये बड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बकुल्स रिले का टैंक है। इस टैंक के अंदर ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रांसफार्मर ऑयल, और ये ऑयल कहां से आ रहा है? फ्रॉम द ट्रांसफार्मर मेन टैंक। मेन टैंक से ऑयल आ रहा है। ये यहां पर क्या लगे हैं? दोनों के दिन लॉक लगा हुआ है, कितना ऑयल आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, एक तरह का लॉकिंग पोजीशन है यहां पे। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर दो अरेंजमेंट होते हैं। एक अरेंजमेंट तो ये दो रॉड लगी है, दोनों का हिंज पॉइंट क्या है? यहां पे है। ये वाले का मैकेनिकल अरेंजमेंट इस तरीके से है, ये फ्लैप इस तरह से मुड़ा है, यहां पे यहां हिंज कर दिया हम लोगों ने। मतलब हिंज के अक्रॉस ये क्या है? फ्री टू मूव है। ये वाला इधर फ्लैप और ये वाला फ्लैप, ये हिंज के अक्रॉस क्या है? फ्री टू मूव है। वैसे ही इस हिंज के अक्रॉस ये वाला क्या है? फ्री टू मूव है। तो अब देखेंगे, अब इन रॉड के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया? इस फ्लैप के ऊपर क्या लगा दिया? एक तरह का ग्लास वेसल्स लगाया। ये सारे के सारे क्या है? ग्लास से बने हुए वेसल्स है। इसके अंदर दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है इन दोनों के अंदर, और एक कंडक्टर क्या है? ओपन में है। दूसरा कंडक्टर मर्क्यूरी के अंदर क्या है? डिप्ड है, मर्क्यूरी के अंदर डूबा हुआ है, और दूसरा कंडक्टर मर्क्यूरी से बाहर है। यहां पर भी एक कंडक्टर मर्क्यूरी में है, दूसरा कंडक्टर मर्क्यूरी से बाहर है। मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें कैसे क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया। इन दोनों स्विच से ये दो कंडक्टर अगर कंडक्ट करने लगे तो ये किससे जुड़े हुए हैं? दोनों कंडक्टर ट्रिप सर्किट से, मतलब ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। और यहां पर दो पॉइंट कैसे जुड़े हुए? दो कंडक्टर टू अलार्म या फिर बल्ब लगा रहेगा। बल्ब चमकने से भी हम समझ जाएंगे या अलार्म बज सकता है, क्योंकि अलार्म कई बार बंद हो गया तो बल्ब इस वजह से यूज कर लेते हैं हम लोग कि अगर बल्ब शॉर्ट भी हो गया तो हमें दिख जाएगा कि हाँ ये शॉर्टेड बल्ब है, दूसरा बल्ब लगा देंगे। बट अलार्म में कई बार हमें पता नहीं चलता अगर खराब हो गया तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ अलार्म भी हो सकता है और बल्ब भी हो सकता है। चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अरे ना 9th-10th की फीलिंग आ रही है कि ना, बड़ा सा डायग्राम बना के फिर वर्किंग लिखते थे हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल के बाद, वैसा ही कुछ हो रहा है। चलिए वर्किंग में देखते हैं। इनसेपिएंट फॉल्ट आता है सपोज करो, तो इनसेपिएंट फॉल्ट का मतलब एक लो इंटेंसिटी फॉल्ट भी हो सकता है, और अगर फॉल्ट नहीं भी है तो अगर लोडिंग बहुत ज्यादा हो गई तो ट्रांसफार्मर अपना ओवररेटेड कैपेसिटी से चलेगा और उसमें क्या होगा? करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। करंट ज्यादा ड्रॉ करा तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज अप होगा ट्रांसफार्मर के अंदर। जो कोर पे ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसके ऊपर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है ड्यू टू हैवी करंट तो क्या होगा? उसके बाद टेम्परेचर के बाद जो ऑयल है सराउंडिंग्स में वो थोड़ा सा एक्सपांड करेगा। ऑयल एक्सपांड करेगा तो ऑयल में अगर एक्स्ट्रा ऑयल एक्सपांड हो चुका है मेन टैंक के अंदर ऑयल, तो ऑयल जाएगा कहां? कंजर्वेटर तक। तो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में क्या लगा हुआ है? आपका बकुल्स रिले लगा हुआ है। तो आपका जो मेन टैंक में अगर एक्स्ट्रा ऑयल आ चुका है ड्यू टू द टेम्परेचर राइज, जो एक्सपांशन हुआ है ऑयल का, वो ऑयल कहां जा रहा होगा? कंजर्वेटर में जा रहा होगा। तो उसके बीच में कौन सा है? बकुल्स रिले लगा हुआ है। अब देखिए, सपोज करो स्मॉल इंटेंसिटी का फॉल्ट हुआ जिसकी बात करें हम इनसेपिएंट फॉल्ट बोलते हैं, तो ऑयल का एक्सपेंशन बहुत लार्ज नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा होगा। हल्का ऑयल जब एक्सपांड करता है
तो ऑयल का या फ्लूइड का, किसी भी ऑयल या किसी भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो सबसे पहले सरफेस से जाने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है। क्या होती है उसकी? सरफेस से। जैसे बॉटल भरते हैं तो लास्ट में भराता कैसे? सरफेस से ट्रेवल करते हुए। तो कोई भी फ्लूइड या कोई भी हम लोग लिक्विड की बात करें तो वो कहां से, उसकी टेंडेंसी कहां होने वाली रहेगी? फ्लो सरफेस से पहले ट्रेवल करेगा, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। पहले सरफेस के थ्रू ट्रेवल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इंसेप्टेंट फॉल्ट तो आया तो ये सरफेस से ट्रेवल करते 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 यहां से ट्रेवल करेगा और इस हिंज वाले पोर्शंस पे जाके स्ट्राइक करेगा। हिंज वाले पोर्शन पे जाके क्या होगा? स्ट्राइक करेगा। तो इसका मोमेंट क्या होगा? अनबैलेंसिंग आएगी इसके अंदर क्या होगा? थोड़ा सा अनबैलेंस होगा। और अनबैलेंस होने की वजह से, क्योंकि देखो ये सरफेस से ऐसे जा रहा है तो इधर जाके भी क्या होगा? इसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब अभी नहीं करेगा जब इंसेप्टेंट फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ऑयल का एक्सपांशन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपांशन है, तो वो सरफेस के थ्रू ट्रेवल करेगा। तो सरफेस के थ्रू ट्रेवल करेगा तो ये डिस्टर्ब होगा। इसका फ्लैप थोड़ा सा मुड़ा तो ये दोनों जो Hg भरा हुआ है, जो मर्क्यूरी भरा हुआ, वो क्या करेगा? दोनों को कंडक्टर को डिप्ड करा देगा। मतलब दोनों कंडक्टर मर्क्यूरी में डिप्ड हो जाएंगे, ठीक है, इस लिक्विड में डिप्ड हो जाएंगे और अलार्म बज जाएगा। अलार्म बजते से हम क्या करेंगे? या तो लोडिंग कम कर देंगे या फिर हम चेक करेंगे कौन सा फॉल्ट आया है या नहीं आया है। तो लोडिंग थोड़ा सा कम कर देंगे, इस वजह से क्या होगा? वापस से हमारा ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल रेटिंग पे वर्क करने लगेगा। चलिए, अब अगर सेकंड टाइप का फॉल्ट आता है दैट इज सीवियर फॉल्ट। ठीक है, सीवियर फॉल्ट में क्या होगा? बड़ा फॉल्ट आया है जिसमें एक्सपांशन रेट काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा स्पीड से एक्सपांड होगा। तो काफी ज्यादा स्पीड से होगा तो सरफेस के साथ साथ सामने पहले स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी का फॉल्ट हुआ तो ये क्या होगा? इस वाले फ्लैप को एकदम से स्ट्राइक करेगा। ये स्ट्राइक करा तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर उठेगा क्योंकि हिंज के क्रॉस लगा हुआ है। और ये मर्क्यूरी क्या होगा? ये दोनों कंडक्टर मर्क्यूरी के अंदर डिप्ड हो जाएंगे और जैसे ही डिप्ड होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा सर्किट। और ये सर्किट किससे लगा हुआ है? ट्रिप सर्किट से लगे हैं दोनों कंडक्टर। इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? पूरी लाइन से ट्रिप कर देगा और फॉल्टी पार्ट से हेल्दी पार्ट अलग हो जाएगा और ट्रांसफार्मर प्रिवेंट हो जाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ बकुल्स रिले। आपको मर्क्यूरी का फंक्शन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अलार्म और ट्रिप सर्किट दो क्यों लगे होते हैं, तो आप बताइएगा इंसेप्टेंट फॉल्ट और सीवियर फॉल्ट के कारण। ठीक है गाइस, तो ये है बकुल्स रिले का। इतना गेट में आज तक कभी सिर्फ एक या दो बार क्वेश्चन पूछे बहुत सालों पहले कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बकुल्स रिले का फंक्शन क्या है, बस इससे ज्यादा का कोई जरूरी नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? इंटरनल फॉल्ट को प्रिवेंट करना। इंटरनल भी दो कैटेगरी में, इंसेप्टेंट और सीवियर फॉल्ट में। सो इस तरीके से गाइस आपका जो लास्ट कंस्ट्रक्शन डिटेल है बकुल्स रिले वो भी खत्म होता है। अब सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बची हुई है हमारी टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप और शेल टाइप। बाकी आपका कंस्ट्रक्शन फीचर पूरा खत्म हो चुका है, जितनी जानकारी चाहिए। देखो कंस्ट्रक्शन इतना ही नहीं है जितना हम पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा है। जब आप एमटेक में जाएंगे या किसी मशीन डिज़ाइन से पीएचडी करेंगे तो बहुत लार्ज लेवल पे आप ट्रांसफार्मर इलोबरेट मैनर में पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन उतना पढ़ रहे हैं जितनी हमारी एग्जाम के रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पीएचडी करना है तो हम कहीं बाद में करेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले स्कोर कार्ड लेके आना है कि मार्क्स कैसे लाया जाए। तो मार्क्स लाने की राह में, मशीन सीखने की राह में कंस्ट्रक्शन काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। आपको कंस्ट्रक्शन फीचर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा इमेजिन करोगे आप मशीन को उतना अच्छा सीखोगे। ठीक है, तो आई थिंक इमेजिनेशन आ चुका होगा किस तरीके से ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई, क्योंकि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसफार्मर देखते हो, फिन्स देखते हो, कंजर्वेटर देखते हो, बुशिंग्स देखते हो। जो टैंक है उसके अंदर क्या है वो दिखा दिया आपको कि टैंक के अंदर क्या क्या होगा, ऑयल होगा, कोर होगा, डिप्ड होगा, कोर के ऊपर वाइंडिंग होगा, इस तरह से चीजें चलेगी। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको मजा आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन पढ़ने में, ट्रांसफार्मर भी मजा आएगा। धीरे 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 हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप। ओके, थैंक यू। सो चलिए गाइस, तो आज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आपके मन में सबसे पहला आता है कि सर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, वो भी एक टाइप है, बट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन दी सप्लाई, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो सकता है, जिस साइड से सप्लाई दे देंगे वो प्राइमरी बन जाएगी, जिस साइड से लोड ले लेंगे वो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी बन जाएगी। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग इसी एक ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कि सप्लाई हम लोग किस साइड से दे रहे हैं। चलिए आप कंस्ट्रक्शन फीचर्स के हिसाब से देखें तो इन जनरल दो टाइप होते हैं, दैट इज कोर टाइप एंड दूसरा शेल टाइप।
तो बेसिकली बहुत सारी चीजें लिखी हुई, आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखना है, जो जो मैं बताते जा रहा हूं पहले वो चीजें देखना है। तो सबसे पहले कोर टाइप और शेल टाइप में जो प्राइम फीचर होता है वो देखिए, जो कोर बनाया था ना हम लोगों ने, कोर ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है? वही सारे लेमिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोर मटेरियल के बारे में बताया है, सीआरजीओस मटेरियल से बना हुआ है, वही सारी प्रोसेस हम लोगों ने अप्लाई करी जो प्रीवियसली बताई है। तो ये कोर जो है इसमें क्या होता है, जो वर्टिकली जो कोर की ये जो लेग है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली जो प्लेस्ड है हमारा कोर उसको बोलते हैं हम लोग लिम्ब या फिर लेग। इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब या फिर लेग। और ये अपर बॉटम और सॉरी अपर और डाउन वाले जो हमारे कोर के पार्ट है इसको बोलते हैं यॉक। तो कोर टाइप में आपको क्या नजर आ रहा है, दो लिम्ब नजर आ रही है। सेम लाइक अगर मैं शेल टाइप की बात करूं तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है इसको यॉक बोलेंगे और वर्टिकली जो प्लेस्ड है हमारा कोर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिम्ब या फिर लेग बोलेंगे। तो यहां पर 1, 2 और 3, और देखिए सेंट्रल वाला जो लिम्ब है वो थोड़ा सा वाइडर है क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रही है, वाइंडिंग प्लेसिंग हो रही है। यहां पर भी हल्का सा वाइडर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग प्लेसिंग होती है, जिस लिम्ब के ऊपर जो इधर तो दोनों लिम्ब के ऊपर प्लेसिंग हो रही है, इधर क्या है सेंट्रल लिम्ब के ऊपर ही वाइंडिंग प्लेसिंग हो रही है। तो जिस लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग प्लेस करेंगे उसका एरिया कंपैरेटिवली जो अदर लिम्ब है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो कोर टाइप में तो दोनों ही लिम्ब है, दोनों ही ऑक्यूपाई है वाइंडिंग से, तो दोनों का एरिया यॉक के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइडर होगा। और यहां पर सेंट्रल लिम्ब दोनों लिम्ब और यॉक के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइडर होगा। ठीक है, कितना वाइडर होगा हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डेप्थ हमको कंस्ट्रक्शन नहीं देखना है। तो सबसे पहली चीज ये बोल सकते हैं कि कोर टाइप क्या हो गया, 2 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर है, और शेल टाइप क्या हो गया, 3 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर, 1, 2 एंड 3 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि कोर टाइप क्यों बोलते हैं हम लोग, कि हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन में यूज होता है। इसका मतलब जितने भी लार्ज ट्रांसफॉर्मर बनते हैं वो कोर टाइप के होते हैं, और शेल टाइप में लो वोल्टेज एंड लो पावर एप्लीकेशन में यूज होता है। इसके लिए बनाते हैं, लो वोल्टेज एंड लो पावर एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं। इसलिए जितने भी स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर है, उसका डिजाइन क्या होगा, शेल टाइप का होगा। आपने अपने बचपन के दिनों में बहुत छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर देखे हो, कभी घरों में कोई बैटरी चार्ज, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैटरी यूज होती है उसके लिए एलिमेंटर बोलते हैं हम लोग, तो उसको चार्ज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं हम लोग। तो उसके अंदर देखिएगा सेंट्रल लिम्ब पे एक बड़ा सा वाइंडिंग होगा, दोनों लिम्ब छूटे हुए रहेंगे, उसमें ई शेपिंग होती है कुछ ना कुछ। अगर इसको खोलेंगे हम लोग तो ई शेपिंग होगी, अभी देखेंगे शेप के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ठीक है, ये तो हमारे सीआरजीओस जो मटेरियल था, हमारा कोर मटेरियल जो था सीआरजीओस, उसको क्या कर दिया, अलग अलग फैशन में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इसको 2 लिम्ब में और इसको 3 लिम्ब में। अब बात करते हैं वाइंडिंग प्लेसिंग की, वाइंडिंग किस तरह से प्लेस करेंगे। तो अब हमें वाइंडिंग प्लेस करते टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले की लेक्चर्स में बता रखा है कि जब भी हमें फ्लक्स की बात होगी तो हमारे काम का कौन सा है, लिंकेज फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए और लीकेज कम से कम होना चाहिए। तो अगर लीकेज हमको अगर ट्रांसफॉर्मर कम से कम रखना है तो वाइंडिंग को जितना ज्यादा क्लोजर रखेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। जितना ज्यादा क्लोजर को रखेंगे, वाइंडिंग एक दूसरे के वाइंडिंग जितना पास में रहेगी उतना अच्छा म्यूचुअल होगा और लीकेज कम से कम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, एक एचवी और एक एलवी वाइंडिंग होती है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हाफ एलवी को इस साइड रख दिया और आधी वाइंडिंग जो एलवी की ही, एलवी का आधा एलवी इधर रख दिया और आधा एलवी दूसरी लिम्ब पे रख दिया, जिसकी वजह से लीकेज कम से कम होगा और लिंकेज ज्यादा से ज्यादा होगा। और एक और चीज का ध्यान रखा हम लोगों ने, सिमिलरली एचवी के साइड भी वही होगा, आधा एचवी इस साइड में इस लिम्ब पे और अदर लिम्ब पे आधा एचवी इस साइड में, क्योंकि हम लोग प्लेसिंग किधर भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि प्राइमरी इधर और सेकेंडरी इधर, वो इन जनरल चीजें समझने के लिए। अदरवाइज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में एक लिम्ब के ऊपर एलवी और एचवी दोनों होती है और दूसरी लिम्ब पे भी एलवी और एचवी दोनों होगी। ये अभी हाफ टन हो सकता है, इसके ऊपर ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। इस एचवी के बाद वापस एलवी, फिर एचवी, फिर एलवी, कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो हम क्या बोलेंगे, एक लिम्ब के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, एलवी और एचवी दोनों को डिवाइड कर रखा, आधा एलवी इधर, आधा एलवी उधर, आधा एचवी इधर, आधा एचवी उधर। बट आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने कोर के पास में कौन सी वाइंडिंग रखी है, एलवी वाइंडिंग रखी है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन
कोर और एलवी के बीच में भी यहां पर कहीं जो गैप दे रखी ना मैंने छोटी सी, यहां पर क्या होगा, हैवी इंसुलेशन लगेगा। हैवी इंसुलेशन लाइक पेपर और क्लॉथ हो गया, कॉटन हो गया, बहुत सारी चीजों का लग सकता है। नॉर्मली हम लोग पेपर लगाते हैं, तो इसके बीच में क्या लगेगा, हैवी इंसुलेशन लगेगा लाइक पेपर। तो वो कोर और एलवी के बीच में लगेगा। तो हमको क्या चाहिए कि लेमिनेशन, अमाउंट ऑफ लेमिनेशन कम से कम यूज हो। इसके लिए अगर एलवी नियर टू द कोर रहेगा तो इंसुलेशन का अमाउंट कम लगेगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद फिर से लेमिनेशन, फिर से क्या होगा हमारा HV आ जाएगा, फिर लेमिनेशन, फिर LV, फिर लेमिनेशन, फिर HV। इस तरह से दौर चलता रहेगा। बट इस तरह का ध्यान रखेंगे कि आधा LV इधर और आधा LV इस साइड में। ये आधा आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीकेज कम से कम हो। और हम लोग नियर टू दी कोर LV क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम हो। ये 2 पॉइंट्स हमको समझना है। तो इसी तरह अब देखो, शेल टाइप में वाइंडिंग प्लेसिंग का अलग नजरिया है कि इन दोनों लिंब पे तो क्या होता है, वाइंडिंग प्लेसिंग ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लिंब पे वाइंडिंग प्लेसिंग होती है। सेंट्रल लिंब पे कैसे होगा, देखिए नियर टू दी कोर, देखो वापस से नियर टू दी कोर 4 जगह 1 2 3 4, और दोनों चारों जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, LV पास में रखा है। बट आपको गाइस ये समझना होगा कि अगर मैं LV इधर, अब मान लो ये हाफ टन अभी जो लिखा हुआ ये नहीं होता, मान लो LV HV LV HV LV HV ऐसा होता, तो LV से अगर शुरुआत करता तो HV पे एंड करता, क्योंकि बराबर अगर होगी वाइंडिंग तभी तो मैकेनिकल बैलेंसिंग या फोर्स बैलेंस हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर फोर्स बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि देखो 2 समस्याएं, एक तो फोर्स बैलेंस करने के लिए क्या करना है, मुझे बराबर रखना है, जितनी HV उतनी ही LV रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, बैलेंस रहेगा या फिर मैकेनिकल बैलेंसिंग रहेगी। तो उसको बैलेंस रखना है, और मुझे शुरुआत भी किससे करना है, LV से शुरुआत करना है, और एंड भी किससे करना है, LV से एंड अप करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, LV से शुरुआत करूंगा और HV से एंड करना पड़ता, क्योंकि फोर्स को बैलेंस करने के लिए। बट मेरे साथ समस्या थी, मुझे फोर्स भी बैलेंस रखना है और चारों कोनों पे क्या रखना है, LV भी रखना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, LV को आधा LV यहां प्लेस किया, आधा LV आधा आधा कट कर दिया हम लोगों ने, आधा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या चलाया, आधे LV के बाद पूरा HV, फिर पूरा LV, फिर आधा LV। ऐसे मैंने तो खैर कम पार्ट लिया, ऐसे बहुत सारा चलेगा, HV LV HV LV HV LV डिपेंडिंग ऑन दिस साइज कितना हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से देखिए HV कितने हैं, 2 HV है, LV भी देखो 2 ही है, 1 LV और आधा आधा मिलके वापस से 1 हो गया। तो बैलेंस हो गया कि नहीं, जितने HV उतने ही क्या हो गए, LV हो गए। बाकी वही सेम कॉन्सेप्ट, आधा हम लोगों ने इस लिंब पे लगाया था, आधा उधर, तो आधा आधा तो ये बटेगा ही, आधा LV इधर, आधा LV इधर, आधा LV इधर, आधा LV इधर, 1 HV HV LV LV। तो नियर टू दी कोर जो है वो क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। ये इस तरीके से सैंडविच वाइंडिंग है। सैंडविच वाइंडिंग मतलब ये जाएगा इधर वापस से इधर से, उसके बाद HV वाइंडिंग, फिर LV वाइंडिंग। तो इस टाइप ऑफ वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंडविच्ड टाइप या फिर इंटरलिव्ड टाइप वाइंडिंग बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स फैशन में डिजाइन होगा। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो वाइंडिंग प्लेसिंग करी है हम लोगों ने, ये क्या करेगी, फ्लक्स जनरेट करेगी। एक टोटल इन दोनों की वजह से एक फ्लक्स होगा। मान लो इधर डॉट डॉट बोल दूं, इधर क्रॉस क्रॉस बोल दूं, ये सारे क्या है, डॉट डॉट, ये सारे सारे क्या है, क्रॉस क्रॉस, या फिर डॉट या क्रॉस कुछ भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। तो अगर ये फ्लक्स ऊपर की साइड जाएगा तो टोटल इन दोनों की वजह से फाई जाएगा, और फाई क्या होगा, आधा आधा टूटेगा, आधा आधा ब्रेक होके वापस से इस साइड में आ जाएगा। मतलब सेंट्रल लिंब में फाई जाएगा और बाकी पोर्शन में क्या जाएगा, 5/2, फ्लक्स का आधा पोर्शन। बट इधर पूरे फॉर्म में, पूरे कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाई ट्रेवल करेगा। तो गाइस समझ में आ गया कि क्यों मैंने आधा टन इधर लगाया, आधा टन इधर लगाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है। सेकंड क्या करना है, कोर के पास में LV लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम लगेगा। फिर वापस से LV के बाद जो HV आएगा तो बीच में क्या लगेगा, इंसुलेशन लगेगा। ठीक है, तो ये रही वाइंडिंग के फैशन। दूसरी बात करें हम लोग कि इसके कंस्ट्रक्शन फीचर पे अगर चले हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, देखो इधर जो ऑलरेडी मैं बता चुका कोर में जब मैंने कंस्ट्रक्शन बताया, तो वैसा ही देखो एक लेयर ऐसा, एक L ऐसा, दूसरा L ऐसा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ये लेयर कौन सी लेयर में यूज होगा, ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेयर में ये वाला पोर्शन यूज होगा। दूसरा देखो अपोजिट है,
अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि ये एल इस फैशन में था तो दूसरा एल इधर आएगा और फिर ये वाला एल इस तरीके से। तो ये अलग अलग पैटर्न है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, हर एक अल्टरनेटिव लेयर में ये यूज होगा और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ लेयर में ये वाला यूज होगा और दोनों को मिला के क्या कर देंगे। अब देखो यहां पे इन दोनों जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बट जॉइंट्स। ये जॉइंट कर देंगे, पंच कर देंगे, बाकी प्रोसेस में ऑलरेडी कोर का जब बताया था वो बता चुका हूं। सिमिलरली यहां पर भी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेयर कुछ इस तरह से दिखाई देगी मुझे, ये ई बनेगा, अलग अलग ई खुल जाएगा, ई और इधर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में उल्टा ई है ना, ई अल्फाबेट नजर आ रहा है ना, ई और इधर में उल्टा ई, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जाके प्लेस हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो जाएंगे और पंच कर देंगे। तो आपने जो आपका घर में शेल टाइप ट्रांसफार्मर कभी खोल के देखना तो छोटे छोटे ई शेप्स आपको निकलेंगे और थोड़ा सा ऑयली आपके हाथ में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रेड ऑक्साइड टाइप या रेड कलर का थोड़ा थोड़ा लिक्विड आपके हाथों में चिपक जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, वार्निश और रेड ऑक्साइड। हम लोग देखो इधर इन सारी जो लेयर्स को जो हम लोग इंसुलेटेड करते हैं वार्निश और रेड ऑक्साइड से क्यों करते हैं, क्योंकि रेड ऑक्साइड की दो प्रॉपर्टी है। पहली कि वो जल्दी से क्या होता है, ड्राई हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है, ड्राइड जल्दी हो जाता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कि परमेबिलिटी चेंज नहीं करता मटेरियल की, क्योंकि अगर हम लोग वार्निश की जगह अगर दूसरा मटेरियल यूज करते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज कर देता, परमेबिलिटी चेंज कर देता। बट वार्निश क्या करता है, मटेरियल की परमेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि परमेबिलिटी तो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि अगर परमेबिलिटी पे इफेक्ट डाल दिया तो फिर तो जितना मेहनत है वो सब बेकार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन कभी गेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आपको, अदर देन या ईएससी प्री में और मेंस में हो सकता है पूछा जाए, बट गेट में यहां से नहीं आएगा। अदर देन गेट और ईएससी एग्जाम से वहां पे आपको शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। मेनली आपको वाइंडिंग के पैटर्न पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक टाइप के हैं या इसमें कौन सा सैंडविच टाइप या इंटरलीव टाइप कहां यूज होता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, किस 3 लिम्ब ट्रांसफार्मर किसमें होता है, शेल टाइप में क्या होता है 3 लिम्ब होता है, इसमें क्या होता है 2 लिम्ब ट्रांसफार्मर होता है। इसमें लीकेज को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आधा एलवी इधर आधा एलवी उस साइड में अदर लिम्ब पे यूज करते हैं, ठीक है। तो लीकेज को कम करने के लिए और अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम करने के लिए क्या लगाना है हमें, कि यहां पे एलवी नियर टू दी कोर लगाना है ताकि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम हो सके। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम करने के लिए आधा एलवी इधर आधा एलवी इधर, बट इधर हमारे पास इधर भी तो नियर टू दी कोर रहे तो यहां पे भी आधा लगाना पड़ गया। तो इस वजह से हमने आधा आधा इस पोर्शन में कर दिया, बाकी एचवी एलवी चलने दिया, क्योंकि आधा आधा क्या बन गया, एक बन गया, जिससे कि मैकेनिकल बैलेंसिंग या फोर्स बैलेंसिंग रहे। तो ये सब इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कोर टाइप और शेल टाइप में। तो गाइस ये खत्म होने के बाद जल्दी से हम लोग अब कंस्ट्रक्शन फीचर में हमारी कोई भी चीजें नहीं बची है, लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया। इतना कंस्ट्रक्शन आपको ट्रांसफार्मर में पता होना चाहिए, इससे ज्यादा एक पॉइंट भी ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो गेट में अब हम लोग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।